गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं विकलांगों से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो विकलांगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय परिवेश में अगर देखा जाए तो विकलांगों के लिए बहुत सारा काम हो रहा है और विकलांगों की समस्याओं का निदान भी किया जाता है, लेकिन फिर भी गार्जियन बहुत परेशान रहता है बच्चे को लेकर, अपने आप को लेकर तरह तरह की बात। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ इसमें थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अंत तक ज़रूर देखें इसको, जिससे आपको सारी जानकारी मिलेगी कि विकलांगों के लिए क्या चीज़ें हैं। समाज में जो उनके प्रति दृष्टिकोण है, इस वीडियो के बाद थोड़ा बदलने की भी कोशिश करेगा समाज कि हाँ, विकलांग ऐसे होते हैं, ये चीज़ें हैं। तो इस पर आज मैं चर्चा करने से पहले ये बता दूं अपने चैनल के बारे में कि ये चैनल जो है विकलांगों के पुनर्वास सशक्तिकरण के लिए बना हुआ है। इसमें शैक्षिक पुनर्वास की बात, आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास और चिकित्सीय पुनर्वास, जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर हम सभी तरह की बातों को आज करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, जिससे लोगों को जानकारी पहुँचे। और हमारी सरकारें जो कर रही हैं, राज्य सरकार, भारत सरकार, कानून के रूप में जो कानून बने हुए हैं उनका कैसे पालन हो रहा है, कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, कैसे विकलांगता के प्रति लोगों का समर्पण बढ़ रहा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात चल रही है। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे कई कानून हैं जो कि विकलांगजन अधिनियम 1995 के रूप में हमारे समक्ष है। RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के समक्ष हमारे ऊपर पास है। और 1999 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम भी हमारे पास है। ये जो कानून मैंने 3 बताए हैं, ऐसे तो मेंटल हेल्थ एक्ट भी है, ये सारे कानून बने हुए हैं। और इसमें विकलांगों के लिए जो भी उनकी समानता, सुरक्षा, सहभागिता हो सकती है, उसके लिए राज्य सरकार को गाइडलाइन दी गई है और कानून बनाकर इसको परिपालन करने के लिए हमारे विभाग इस पर पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग की सहयोग से जो कार्यक्रम चल रहा है, शिक्षा विभाग के सहयोग से चल रहा है, आर्थिक पुनर्वास के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो चल रही हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो समय समय पर लोगों को संदेश दिया जाता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब हैं। सवाल आप लोगों के हैं जिसको मैंने शार्ट आउट किया है और उसके जवाब के तहत मैं आपके पास आया हूँ। पहले तो ये समझिए कि जो विकलांगता है, क्या है विकलांगता शब्द अगर किसी के साथ जोड़ गया तो वह पूरी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ा रहता है। बहुत कम चांसेस है कि वो शब्द हटे, कुछ जगह पे हट सकता है, लेकिन विकलांगता का शब्द हटाने का मतलब है कि ये स्थिति होती है। अगर कि विकलांगता किसी के साथ आ गई तो वो हटता नहीं। कोई ऐसा चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो वह व्यक्ति के साथ ये चीज़ जुड़ी रहती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बात मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति की स्थिति वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो उस समस्या के साथ जिएगा और मरेगा। तो अब बात ये आती है कि ऐसे लोगों के लिए हम क्या करें तो वो समस्या का प्रभाव कम हो, इसके लिए हम काम करते हैं कि क्या काम किया जाए कि उसके दिव्यांगता का प्रभाव कम हो जाए। तो
विकलांगता को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो तमाम तरह के काम को कर रही हैं, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में काम हो रहा हो, चाहे इंस्टीट्यूट बेस्ड रिहैबिलिटेशन में काम हो रहा हो। तो पहले तो हम थोड़ा सा एक्ट पे बात कर लेते हैं कि जो अध्याय बने हुए हैं इसमें विकलांगता को रखा गया है। अभी जो एक्ट 1995 की मैंने बात की, ये संशोधित हुआ और 2016 में इसको नया रूप दे दिया गया। ठीक है, तो विकलांगजन अधिनियम का जो 2016 का रूप है, उसमें विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। तो जो विकलांगता है, चाहे वो देख बच्चा ना पाता हो या बड़ा ना देख पाता हो, सुन ना पाता हो, बोल ना पाता हो, समझ ना पाता हो, बहुत सारे तरीके की समस्याएं हैं जिसको 21 तरह की विकलांगता में अभी रखा गया है। पहले ये 7 प्रकार की विकलांगता में था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 21 तरह की विकलांगता कर दी गई है। क्यों कर दी गई है कि विकलांगों की समस्याओं में कुछ ऐसी समस्या दिखी जो सोशल एस्पेक्ट से तमाम उम्र वह व्यक्ति उस चीज़ को झेलता है और वह स्थिति उसकी बनी रहती है। तो ये कहा जा सकता है, परिभाषित करा जा सकता है कि ये भी एक विकलांगता की ही दशा है। जैसे एसिड अटैक, किसी को पर तेज़ाब डाल दिया गया हो, एसिड डाल दिया, उसके बाद का जो उस व्यक्ति का परिदृश्य होता है, वह वास्तविकता ये होती है कि वह खुद का चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। मनोवृत्ति है ये कि अच्छी चीज़ें सभी देखना चाहते हैं, तो उसका जो चेहरे की विकृति इतनी हो जाती है कि जिसकी वजह से वो खुद अपने चेहरे से भय खाने लगता है और तमाम तरह की समस्याओं से वह ग्रसित हो जाता है और वह तमाम उम्र उसी लहजे में जीता है, क्योंकि अब वो इस समस्या से उसका कोई हटने का कोई रास्ता तो है नहीं। तो ऐसे ही एक्ट में ऐसी ही समस्याओं को भी विकलांगता में समाहित किया गया है। जैसे छोटे व्यक्ति होते ना, नाटे जिसे हम कहते हैं, उम्र के साथ भी नहीं बढ़ते, बौना, तो अक्सर आप लोगों ने सर्कस में या इस तरह की जगह पे भी देखा होगा, जो आपको हंसाते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो वह सामाजिक पहलू से कहीं ना कहीं उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इनको भी बौनापन एक समस्या है, इसको भी विकलांगता में रखा गया है। मैं ऐसी विकलांगताओं को बता रहा हूँ कि जिसमें जो सामाजिक दृष्टिकोण से समस्याजनक ज़्यादा बन जाती है। जो 1995 की विकलांगता थी और इसमें ये सब क्यों जोड़ा गया है, ये मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से आपके सामने देखिए, कुष्ठ पहले भी था, 1995 में भी कुष्ठ, उपचारित कुष्ठ के नाम से अध्याय में, जो अध्याय है प्रारंभिक, उसमें है। तो 2016 में भी इसको कुष्ठ जो है, जिसको क्योर लिप्रोसी आप कहते हैं, एक्ट में लिखा हुआ है, तकनीकी भाषा है कि उपचारित कुष्ठ, अर्थात किसी को कुष्ठ हो गया और उसकी वजह से दवा वगैरह चली और कुष्ठ ठीक हो गया हो, लेकिन जो अंग है, चाहे वो पैर का या हाथ का, समाज में आप देखते होंगे, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो या कट गया हो, इसकी वजह से वह तमाम उम्र अब उस समस्या के साथ ही जिएगा। तो ऐसी विकलांगता को भी एक्ट में समाहित किया गया है। मैंने 3 समस्याओं को आपके सामने रखा कि ऐसे 21 तरह की विकलांगताएं हैं जिनको रखा गया है। 3 मैंने ये बताया कि सामाजिक दृष्टिकोण से ये भी ज़रूरी है, इसलिए संशोधन की ज़रूरत पड़ी और संशोधन में इस तरह की विकलांगताओं को भी समाहित किया गया है। इसी तरह और भी समस्याएं हैं जिनको इसमें रखा गया। अगर इस पे बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा होता चला जाएगा, इसलिए मैंने ये बताया कि हाँ, ये समस्या को क्यों रखा गया। कोई का सवाल हो सकता है ना कि क्यों रखा गया भाई, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये समस्या को इसलिए रखा गया कि इसमें जो है
सामाजिक रूप से ये कहीं न कहीं विकलांगताओं की जो समस्या विकलांगों की जो समस्या होती है, इसी ऐसी ही समस्या इनके साथ भी है समाज में, और तमाम ज़िंदगी इनको इसी समस्या के साथ गुजारनी पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी समस्याओं के साथ विकलांगता वाले बच्चे या बड़े, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है, सेरेब्रल पॉल्सी पे अभी मैं बात कर लेता हूँ। मैं आज जो बात कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ी होगी। सेरेब्रल पॉल्सी क्या है कि एक ऐसी समस्या है जो बच्चों में होती है, लेकिन बच्चा बड़ा भी होता है, और यह तमाम उम्र उसके साथ जुड़ी रहे। अब इसके लिए हम उसको फिजियोथेरेपी, एड अप्लाइंसेस, एजुकेशन, थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो भी समस्या उसकी होगी उससे संबंधित व्यवस्था की जाती है और दिया जाती है। समाज में जो लोग इसको पर काम कर रहे हैं वो समझते हैं इस बात को कि ये चीज़ें उसको दी जाती हैं। लेकिन पेरेंट्स का सवाल ये होता है कि ये बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी पेरेंट्स मैंने देखा है कि मैं गया एक पेरेंट्स के पास, सीपी की बच्ची थी, और उनकी माता ने मुझसे कहा कि सर मैं इसको एयर हॉस्टेस बनाना चाहती हूँ, पढ़ी लिखी थी। तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछना चाहती थी कि किस तरह से वो बच्चे के साथ किया जाए कि वो ठीक ठाक हो जाए। मैं समझ रहे हैं बात को। तो काफ़ी पैसे वाले घर के बच्चे थे ये। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी सोच थी उनकी। पढ़ी लिखी होने के बाद बहुत सारी किताबें वो पढ़ी, मुझको भी एक किताब दी। तो मुझे तो लगा कि भाई ये तो बहुत जानती हैं, लेकिन सोच उनकी उस बच्चे के प्रति है कि ये कोई चमत्कार हो और ठीक हो जाए। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक शब्द यहाँ पर नहीं है, सुधार शब्द को हम जोड़ते हैं। ठीक मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं होता, सुधार होता है। बहुत हल्का होगा मीन्स उसका प्रभाव, अगर आंशिक हुआ, माइल्ड कैटेगरी का हुआ, तो बहुत हद तक सुधार हो जाएगा कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। लेकिन अगर विकलांगता की समस्या जो गंभीर है, उसकी जो स्तर है वो ज़्यादा है, तो वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं किया जा सकता, सुधार किया जाएगा। वो सुधार के लिए हम प्रयास करते हैं, पुनर्वासित करने की बात करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैडम ऐसी बात है कि बच्ची धीरे धीरे इसके अंदर सुधार होगा, लेकिन कितना होगा ये समय बताएगा। आप लोग कितना कर सकते हैं और करवा सकते हैं, इस तरह से इसका चीज़ें होंगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके एक्सरसाइज का है, विशेष शिक्षा का है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे सवाल उठते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये सेरेब्रल पॉल्सी की बात। ऐसी एक समस्या है ऑटिज़म। ऑटिज़म भी मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, जिसमें भी अलग अलग वैरायटी के बच्चे मिलेंगे आपको। किसी को थोड़ा कम है, किसी को कुछ ज़्यादा है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अब बहुत ज़्यादा वाले को ज़्यादा तक लाया जा सकता है, ज़्यादा वाले को कम तक लाया जा सकता है, और कम वाले को बहुत कम तक कोशिश की जा सकती है। अब वो जो इसका कैरेक्टर है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं करता, अपने में खोया रहता है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता, कोई चीज़ का उसके लिए कोई मतलब नहीं है, न शब्दों का कोई अर्थ है उसके लिए, न रंगों की कोई मायने है उसके लिए। ज़मीन क्या है, आसमान क्या है, सूरज क्या है, रोशनी क्या है, अंधेरा क्या है, इनकी भावनाओं के बारे में, इनके साथ जो इमोशनल चीज़ें जुड़ी हुई है कि माँ क्या है, पिता क्या है, ऐसे बच्चों के अंदर इसकी कमी होती है समझने की, नहीं समझ पाते, अपने को उस परिवेश में संतुलित नहीं कर पाते। देखिए, आपको मैं उदाहरण दूं कि जो संतुलन का पैटर्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आपने गमले में एक बीज डाली, गमले में मैं कह रहा हूँ, खेत में एक बीज डाली, वह छोटी सी बीज अगर अपने को उस वातावरण में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाई, संतुलन नहीं बना पाई कि अंकुरित होना है, अंकुरित के बाद थोड़ा सा ऊपर आएगा और फिर उसके बाद उसके अंदर पत्तियां निकलेंगी, वो कितनी नाजुक होती हैं, वो समय के साथ परिपक्व होती है। अगर उस ड्यूरेशन में अगर वो अपने को न संभाल पाए तो वो पौधे का या पेड़ का रूप नहीं दे सकती। तो संतुलन प्रकृति की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देन है, छोटी सी बीज से लेके, चींटी से लेके इंसान तक के लिए। हम बोल रहे हैं, अगर हम बोलने में सक्षम नहीं हैं, संतुलित नहीं कर पा रहे हैं शब्दों को, वाक्यों को, उच्चारण को, जो भी हमारी जो प्रोसेस है स्पीच की, अगर वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कोई भी दिक्कत की वजह से, ब्रेन की वजह से, हेयरिंग की वजह से, या टंग की वजह से, या टीथ की वजह से, कोई भी जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं उसमें कहीं संतुलन नहीं बनता, तो वो जो समाज में जो चीज़ आती है, एक तरीके से प्रोड्यूस होती है, वो उतनी सॉलिड नहीं होती। ऐसे ही इन बच्चों के अंदर समस्याएं हैं, उसकी समस्याओं की गंभीरता है। उस गंभीरता को समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि उसको जो समस्या है उससे संबंधित चीज़ों को आप लेवल में लाने की कोशिश करेंगे, ना कि ठीक करेंगे। बात को मेरे समझ रहे हैं ना, कि हम कोशिश करेंगे। मान लीजिए उसको बोलना नहीं आता, तो हम सामने बैठेंगे, उसको मिरर के सामने बैठा लेंगे, हाथ पकड़ेंगे उसका, जिससे फीलिंग्स हो कि हाँ, फीलिंग भी नहीं होती ना ऑटिज्म वाले बच्चों में, और उससे बातें करेंगे। शायद वो धीरे धीरे कुछ बातें करना सीख लेता है। और फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ें सीखता है तो फिर उसको धीरे धीरे और सिखाते जाते हैं, और एक अच्छा खासा समय इस सीखने सिखाने में निकलता है, और इस तरह से इनका जीवन व्यतीत होता है। ये बहुत बड़ा टास्क है, इस पे काम होता है। इसी तरह मानसिक मंदता के बच्चे होते हैं, इनके अंदर तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर कितना सुधार होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे के अंदर उस समस्या की कितनी गंभीरता है। थोड़ा कम है तो अधिक सुधार हो जाएगा, कहने का तात्पर्य दिखेगा, और जब गंभीर है तो उसके अंदर जो भी सुधार होंगे वो बहुत प्रभावी दिखाई नहीं देंगे, और हताश हो जाता है व्यक्ति, और फिर ट्रीटमेंट का, पुनर्वास का तरीका छोड़ के समाज के अन्य तरीके जो आडंबर हैं उसकी तरफ चला जाता है, जहाँ पे उसका और नुकसान होता है, धन का, समय का, और बच्चे का विकास में जो भी होना है सुधार, वो भी नहीं होता, और इस तरह से एक गलत संदेश जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में हमें ये समझना है कि ये वास्तविकता ये है कि ये समस्या है और इसका निदान ये ही है। इसके लिए कोई प्रॉपर दवा नहीं बनी है। दवाएं अगर कोई चल रही है तो जैसे दौरा हो रहा है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वो मिलेगा आपको, लेकिन ये कहिए कि ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि विकलांगों के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो वो इस पैटर्न पे होगा, उसके लिए कोई नई चीज़ें नहीं है और नई चीज़ों की कोई ज़रूरत है। तो ऑटिज़म, मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन की एक ये जटिल समस्या, ये जो मैंने डाउन सिंड्रोम कहा, ये भी एक तरीके मानसिक मंदता से संबंधित ही समस्या है, लेकिन इसमें जो बच्चा होता है वो मंगोल होता है, मानसिक स्तर इसका बड़ा ख़राब होता है, और साथ साथ इसका जो पहचान है वो थोड़ा अलग तरह की है। बच्चे ये मानसिक स्तर के हिसाब से इसमें सीख सकते हैं, लेकिन ये सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारे लक्षणों का समूह यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है ऐसे बच्चों को अगर देखना है,
इनको पुनर्वासित करने का तरीका सीखना है तो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको ऐसी डांसिंग सिखाई जाती है, ऐसी कलाएं सिखाई जाती हैं जिससे आपके मन को ये भा जाएंगे और समाज के मेन स्ट्रीम से जुड़ के ये काम करते हैं। हमने ऐसे बच्चों को देखा है कि जो डाउन सिंड्रोम के हैं, मानसिक मंद के हैं, इनको इतना प्रशिक्षित किया है कि ये बहुत अच्छा सा काम करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और समाज में रहते हैं, समाज में इनकी अपनी स्थान है। लेकिन कुछ ही बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जिस तरह की ट्रेनिंग ना पा पाते हैं, ना ऐसे लोगों को संपर्क में आ पाते हैं और जैसे इसकी समस्या और बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो गांव हमारा है यहाँ पे जो बच्चे दिखाई देते हैं विकलांगों से संबंधित, खास करके मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमारा जो शिक्षा विभाग है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो चल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ये सामान्य जानकारी है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये है कि इसको देखिए, समझिए। उसमें हम करते क्या हैं कि ऐसी ही विकलांग बच्चों को स्कूल से जोड़ते हैं। स्कूल से जोड़ के हम क्या करते हैं कि उनका नामांकन कराते हैं। पहचान हो गई है, पहचान मीन्स चिन्हांकन, उसका आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि इस कैटेगरी का है, मानसिक मंद है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज़म है, ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या किसी तरह की शारीरिक विसंगतियां हैं। तो इन सब बच्चों को हम विद्यालय से नामांकित करा देते हैं और उसके बाद हम इनके पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अगर इनको किसी तरह की थेरेपी की ज़रूरत है तो वो उपलब्ध होती है, शिक्षा की ज़रूरत है तो वो परिस्थिति विद्यालय में, जो भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए शिक्षक वहाँ पे जाते हैं समय समय पर और शिक्षा का व्यवस्था में सहयोग करते हैं। फिर इनके लिए उपकरण भी दिया जाता है इसी विभाग के द्वारा। इनका प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया जाता है और जितनी सुविधाएं संभव हैं सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। मैं ये देखता हूँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम बहुत गरीब हैं, हम इसको पढ़ा नहीं सकते, इसका कुछ कर नहीं सकते। उनके पास जानकारी का अभाव होता है कि आप ही के गांव में जो सरकारी स्कूल है वो पूरी तरह से विकलांगता पे काम करने के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध है। वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आता होगा जो विकलांगों के प्रति जानकारी रखता है और वह इतनी जानकारी रखता है कि उसकी समस्त समस्याओं का निदान वहीं पे समय समय पर आके अभिभावक के थ्रू, शिक्षक के थ्रू कर सकता है। तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई एक प्रदेश में नहीं, सभी पूरे भारत में ये चीज़ें चल रही है। संपूर्ण भारत में कोई राज्य ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँ कि ये राज्य छूटा होगा, नहीं, वहाँ भी चल रही होगी। शायद कुछ रूप बदल गया हो, कुछ जगह पे NGO चला रहा हो, लेकिन चल रही है संपूर्ण भारत में ये योजना। कान की मशीन भी उपलब्ध है, बैसाखी भी उपलब्ध है, ट्राईसाइकिल भी उपलब्ध है, चश्मा भी उपलब्ध है, विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सपोर्ट जिसमें ब्रेल किट, लार्ज मटेरियल पढ़ने का, प्ले से संबंधित चीज़ें, थेरेपी से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें किट्स के रूप में हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। और यह वास्तविकता ये है कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा आगे चल के। अभी तो लोग इसको मजाक बना लेते हैं कभी कभी। मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कभी कभी मुझे बड़ा दुख भी होता है कि समाज के लोग उस समस्या को उस तरह से गंभीरता से अभी नहीं ले रहे हैं। फिर भी हम लोगों की कोशिश है कि समाज के एटीट्यूड को बदलते हैं। और ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इतना लंबा ये चला रहा हूँ, इसी का अभी यही मकसद है मेरा कि हमारा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझें
शिक्षक समाज हमारा समझे कि हाँ, विकलांगों के लिए भी एक स्थान है स्कूल में, एक सीट उनके लिए भी उपलब्ध है यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक मास्टर भी उपलब्ध हैं, और जो मास्टर वहाँ पे हैं उनको भी शिक्षित प्रशिक्षित समय समय पर सरकार करा रही है, जिससे कि विकलांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदले और वह एक ऐसा जीवन न जिए कि जो इंसान की सोच से परे हो। वास्तविकता ये है कि आज जो विकलांग जीवन जी रहे हैं, ऐसी जगहों पर भी मैं गया हूँ कि वह बड़ा ही निराशाजनक भी है। तो ये हमारा जो आशा वाला है वो उसको मैं लेके चल रहा हूँ, निराशा वाली बात भी बताता रहूँगा बीच में। तो ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि विकलांगों के लिए विकलांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा भी चलाई जा रही है, समाज कल्याण द्वारा भी चलाई जा रही है, शिक्षा विभाग द्वारा भी चलाई जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी चलाई जा रही है। मतलब कहा जाए कि मल्टी इंटीग्रेशंस किया गया है, सभी को जोड़ा गया है। दिव्यांगों के लिए जो कोई उपकरण उपलब्ध करा सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें उपलब्ध करा सकता है, इस तरह की तमाम चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए ऐसी योजनाएं चलाई गई है। यह आपके विद्यालय से कनेक्ट किया गया है कि हर अभिभावक, हर बच्चा वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ से सुविधाओं को ले सकता है। तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्चा होना है, पूरी तरह से निःशुल्क है। इसको हम लाभ ले सकते हैं। सिर्फ जानकारी का अभाव होने के कारण हम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको जानकारी की ज़रूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भी लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि ऐसे बच्चों को ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं उनके सपोर्ट के लिए उसमें सुधार किया जा सकता है और उनको सहयोग किया जा सकता है, जिसके माध्यम से वह समाज में एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। अब बात आती है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका प्रमाण पत्र ज़रूर बनना चाहिए। विकलांगों का प्रमाण पत्र सीएमओ के द्वारा, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, वो बना के निर्गत करता है और उसके माध्यम से ये बनता है। ये बनने के लिए विकलांगता वाले व्यक्ति की फ़ोटो और कोई आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड के साथ वह पहुँचे और वो टीम उसको चेक करती है और उसकी गंभीरता के आधार पर जो भी प्रतिशत होगा उसको बना देगी। यह विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40% होगा, जब ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। कितना परसेंट? 40% होना चाहिए। इससे कम होगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें जो लाभ मिलने वाली बात है, जितनी भी सुविधाएं केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, ये सब इस प्रमाण पत्र के निर्गत होने के पश्चात ही उसको प्राप्त होगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, जिसका एक नया रूप आया है जिसे हम UDID के नाम से जानते हैं। यूनिक जो बन रहा है इस समय UDID, वो भी एक जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, इसी तरह से यूनिक ID एक कार्ड है जिसको विकलांगों के लिए बनाया जा रहा है और उसके आधार पर इनको प्रमाणित करा जाता है कि यह इस विकलांगता का शिकार है, इतना प्रतिशत है, इसको ये सुविधाएं मिल सकती हैं। उसकी आयु भी उस पर लिखी होती है, विकलांगता भी लिखी होती है, प्रतिशत भी लिखा होता है और उसके साथ उसको दे दिया जाता है कि वह समय समय पर जहाँ भी उसको सुविधा प्राप्त करनी है वहाँ पे वो उस चीज़ को दिखाएगा और वो सुविधा से वह लाभ प्राप्त कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे भी जो भी लोग हो वह सबसे पहले अपने संपर्क में आए स्कूल के या ऐसे विभागों के जहाँ पे ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, तो यहाँ पर जाएं और जिस तरह से जिस प्रदेश में जिस तरह से बनता हो इसको बनवा लें। जब ये बन जाता है तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें होने के बाद आपको वो मिल जाता है और यह एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि उस व्यक्ति के लिए जीवन
चलाने के लिए, सशक्त होने के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, चाहे उसको व्हील चेयर लेना है, चाहे कान की मशीन लेना है, चाहे कहीं एडमिशन लेना है, आरक्षण लेना है, सब जगह पर ये सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, यूनिक आईडी काम आएगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बनवाएं और फिर इसके साथ जोड़ के अपने आगे की सुविधा को ले सकते हैं आप अपनी विकलांगता के अनुसार, आपकी जो आयु हो। शिक्षा विभाग जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही जो सहयोग जो होती है वो प्राप्त होता है, जो कि 14 साल में कक्षा 8 तक के बच्चे होंगे उनको देता है। इसके बाद कक्षा 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई के लिए भी अलग से चीज़ें हैं, उच्च स्तर पर जोड़ी गई है, वहाँ से वो प्राप्त कर सकता है। और हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्थान ऐसे विकलांगों को पढ़ाने के लिए सक्षम हैं। इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है और वहाँ पर ये विकलांग, चाहे मुखबधिर विकलांग हो, चाहे नेत्रहीन हो, चाहे मानसिक मंद हो, व चाहे शारीरिक विकलांग हो, चाहे सेरेब्रल पाल्सी के विकलांग हो, बच्चे हो, दिव्यांग हो, वह सब ऐसे जगहों से शिक्षित प्रशिक्षित हो सकते हैं। इनके लिए आईटीआई भी खुली हुई है, कौशल केंद्र भी खुले हुए हैं, जहाँ पे ये स्किल डेवलपमेंट्स के कार्यक्रम के तहत या कोई ना कोई स्किल सीख कर अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में भी इनको आरक्षण प्राप्त है। जो आरक्षण प्राप्त है उसके अनुसार वह उसमें पात्र उम्मीदवार हो सकते हैं, इससे उनको वो चीज़ें मिल सकती हैं। एक संस्था एक है जो कि सरकारी है, जैसे NHFDC, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह ऐसे दिव्यांगों को वित्तीय सहायता देती है जो कि अपना स्वयं का रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं और समूह में भी कर सकते हैं, एकल भी कर सकते हैं। अगर उनके अंदर कोई स्किल इस तरह की है और आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और NHFDC के माध्यम से ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे ये लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से आवास योजना और स्वास्थ्य योजना, इन सभी पे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा राष्ट्रीय न्यास, नेशनल ट्रस्ट के बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूँ। देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ ये किस तरह की विकलांगता है। राष्ट्रीय न्यास 4 तरह की विकलांगता पे ध्यान देता है। मेंटल रिटार्डेशन है, सेरेब्रल पॉल्सी है, ऑटिज़म है और मल्टीपल डिसेबिलिटी है। इस पे 4 पे काम करता है। मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज़म, सेरेब्रल पॉल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये इन 4 विकलांगताओं को जो समस्या अत्यधिक गंभीर है इन पर काम करता है। या लीगलशिप, गार्जियनशिप की बात करता है, लोकल लेवल कमेटी पे काम करता है। ये आपके ज़िले के अंदर होती हैं जो चीज़ें हो रही हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई अभिभावक नहीं है तो सरकारी रूप से लीगल गार्जियनशिप उनको प्रोवाइड कराई जाती है। और नेशनल ट्रस्ट ऐसे लोगों के लिए, इनके देख रेख के लिए बहुत सारी NGOs के साथ मिलकर काम करता है, जहाँ पे उनका बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पर वे बच्चे रहते हैं और वहाँ पर उनके मेडिकल रिहैबिलिटेशन, एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन अर्थात वोकेशनल एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि नेशनल ट्रस्ट इस तरह की बहुत सारे कार्यक्रमों को चलाता है। जैसे इनके लिए एक निर्मया करके एक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है, जिसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है कि अगर आपका बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी का है, मेंटल रिटार्डेशंस का है, गंभीर है, ऑटिज़म का है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसके अंदर, तो ऐसे बच्चों के लिए राष्ट्रीय न्यास के साइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। निर्मया कार्ड है जो कि बन जाएगा, जिससे उसके स्वास्थ्य से संबंधित या उपचार से संबंधित जो खर्च आता है उसमें कुछ अमाउंट, 1 लाख 1.5 लाख तक का अमाउंट मिल सकता है, जो राष्ट्रीय न्यास के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है।
कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से हम उसका लाभ नहीं ले पाते। इसी तरह से एक योजना है कॉकलिया इम्प्लांट की, जो कि 5 वर्ष का बच्चा या 6 वर्ष का बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसके अंदर बोलने या सुनने की समस्या, डीफ बच्चा है, सुन नहीं सकता। कान के अंदर उसका जो कॉकलिया इम्प्लांट है वो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, राज्य सरकार के पास है। विकलांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उसका ऑपरेशन का खर्चा हमारी सरकार उपलब्ध कराती है, जिससे उस बच्चे की कान का ऑपरेशन करके कॉकलिया इम्प्लांट करके उसको सुनने योग्य बनाया जा सकता है। तो लेकिन शुरुआती दौर में अगर पता चल जाता है और उसका इलाज किया जा सकता है तो ऐसे बच्चों के लिए फ़ायदा होगा और वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ के पढ़ लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि और लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा करने से भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं इसको अभी विराम देता हूँ। आगे की जानकारी दूसरी वीडियो में उपलब्ध रहेगी। थैंक यू सो मच।